ये जो प्लास्टर होता है ये आपके दीवारों के खूबसूरती के साथ साथ मजबूती के लिए भी जरूरी होता है। अगर आप सही ढंग से इस प्लास्टर को नहीं करते हो तो आगे चल के इस प्लास्टर में आपको क्रैक दिखाई देते हैं, आगे चल के ये प्लास्टर जो है वो उखड़ सकता है। तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे कि जब भी आपको प्लास्टर करना है तो कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए जिसकी वजह से आगे चल के आपके प्लास्टर में आपको जल्दी क्रैक न दिखाई दे और अच्छी क्वालिटी का जो प्लास्टर होता है वो हर मौसम की मार को आराम के साथ सह जाता है और आपके घर को हमेशा सुरक्षित रखता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके तरफ आपको ध्यान देना है प्लास्टर करवाते समय। तो यहाँ पर वीडियो में पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है ब्रिक वर्क के रिलेटेड। जब भी आप ब्रिक वर्क करें तो वो लाइन लेवल में होना चाहिए। जितने अच्छे क्वालिटी का आपका ब्रिक वर्क होगा प्लास्टर उतना ही अच्छे क्वालिटी के साथ कंप्लीट होगा। अगर आपकी दीवार ज्यादा बेंड है या फिर वहां पर ज्यादा अंडुलेशंस है तो आपके प्लास्टर में भी वो चीजें दिखाई दे सकती है। अब ऐसी चीजों को कवर करने के लिए मिस्त्री को जो है प्लास्टर की थिकनेस को बढ़ाना पड़ता है और जब प्लास्टर की थिकनेस जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ऐसा प्लास्टर आगे चल के उखड़ सकता है। तो इसीलिए ब्रिक वर्क करते समय आपको ये जरूर ध्यान देना है कि आपकी दीवारें बेंड नहीं होनी चाहिए और उनमें अंडुलेशंस नहीं आने चाहिए। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कि आपको दीवारों को अच्छे से तराई कर लेनी है प्लास्टर से पहले। याद रखिए जिस दिन आपका प्लास्टर है उससे एक दिन पहले आपको दीवार को अच्छे से तराई कर लेनी है और जिस दिन आपका प्लास्टर है उस दिन भी आपको प्लास्टर से पहले हल्के हाथ से दीवार को अच्छे से तराई कर लेनी है। ये चीज एकदम सिंपल लग रही होगी पर बहुत ही काम की है। याद रखिए अगर आपने सूखी दीवार के ऊपर प्लास्टर को अप्लाई कर दिया तो ऐसी सूखी दीवारें प्लास्टर के अंदर का पानी अपने अंदर खींच लेंगी जिस वजह से प्लास्टर अपनी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा और ऐसा प्लास्टर आगे चल के कमजोर हो जाता है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आ जाता है कि जब भी आप प्लास्टर करते हो तो उससे पहले जो सेंटरिंग मटेरियल के जो खीले या फिर बाइंडिंग वायर होती है उन्हें आपको अच्छे से निकाल लेना है। उसके बाद जाकर आपको प्लास्टर को शुरू करना है। अब प्लास्टर को शुरू करने से पहले जहां पर आपका कंक्रीट का पार्ट होता है जैसे कि आपके कॉलम हुए, बीम हुए या फिर स्लैब हुए तो उनके ऊपर आपको अच्छे से हैकिंग यानी कि जिसे टकाई या फिर टाचा भी कहा जाता है तो उसे पहले कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत ही जरूरी होता है। इसकी मदद से प्लास्टर जो है वो अच्छे से ग्रिप बना पाता है और जब आपकी हैकिंग कंप्लीट हो जाती है तो प्लास्टर से पहले जो आपका कंक्रीट का पोर्शन होगा जैसे कि कॉलम, बीम या फिर स्लैब तो वहां पर आपको सीमेंट स्लरी को अप्लाई करना है यानी कि सीमेंट के पतले घोल को लगाना है और उसके बाद जाकर वहां पर आप प्लास्टर कर सकते हो। और प्लास्टर को अप्लाई करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जैसे कि आपका जो कॉलम और ब्रिक वर्क होता है उन दोनों को जहां पर ज्वाइंट आता है तो वहां पर आपको चिकन मेश या फिर फाइबर मेश को लगाना चाहिए। यहाँ पर जो चिकन मेश होगी उसका आधा पोर्शन आपके कॉलम के ऊपर होना चाहिए और आधा पोर्शन ब्रिक वर्क के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा हमें इसीलिए करना है क्योंकि जहां पर ब्रिक वर्क और कॉलम इन दोनों का जॉइंट होता है आगे चल के वहां पर क्रैक दिखाई देते हैं। तो इससे बचने के लिए हम वहां पर चिकन मेश या फिर फाइबर मेश का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आगे चल के क्रैक दिखाई न दे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्लास्टर थिकनेस। अगर हम इंटरनल प्लास्टर की बात करें तो यहाँ पर आप 10 से लेकर 13 mm तक इंटरनल प्लास्टर की थिकनेस को रख सकते हो और अगर हम एक्सटर्नल प्लास्टर की बात करते हैं तो वहां पर आप 15 mm से लेके 20 mm तक प्लास्टर की थिकनेस रख सकते हो। और सबसे कम अगर किसी प्लास्टर की थिकनेस होती है तो वो होती है सीलिंग के प्लास्टर की। तो यहाँ पर आपको 6 से लेके 7 mm तक सीलिंग के प्लास्टर की थिकनेस रखनी चाहिए। सीलिंग के प्लास्टर की थिकनेस अगर ज्यादा हो जाती है तो ऐसा प्लास्टर आगे चल के गिर भी सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर इंटरनल वॉल के लिए आप जो है 1:6 का प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर सकते हो यानी कि 1 पार्ट इज सीमेंट एंड 6 पार्ट इज सैंड। और जहां तक बात आती है सीलिंग के प्लास्टर की या फिर एक्सटर्नल प्लास्टर की तो वहां पर आप 1:4 का प्रोपोर्शन इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपका प्लास्टर का मॉर्टर होता है यानी कि जिसे हम माल भी कहते हैं तो उसमें आपको बार बार पानी को नहीं मिलाना है और जो मॉर्टर होगा उसे आपको 1 घंटे के अंदर ही इस्तेमाल करना है। इसी तरह से जब हम एक्सटर्नल प्लास्टर करते हैं नीचे जब सीमेंट बैग लगाते हैं और उसके ऊपर जो माल आकर गिरता है तो उसे भी हमें तुरंत इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि प्लास्टर के लिए सबसे बढ़िया सीमेंट कौन सा होगा तो यहाँ पर आप जो है पीपीसी सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। पीपीसी यानी कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब ये सीमेंट का एक टाइप होता है, चाहे कोई भी कंपनी हो उसमें आपको ये टाइप मिल जाएगा और ओपीसी सीमेंट की तुलना में ये आपको 5 से लेकर 10 रुपए पर बैग के हिसाब से सस्ता भी मिल जाता है। और जो कोई भी सीमेंट आप इस्तेमाल करोगे ये जरूर ध्यान दीजिए कि वो सीमेंट 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 महीने से जितना पुराना सीमेंट होगा उतनी ही उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। और जहां पर भी आप वॉल टाइल लगाने वाले हो जैसे कि आपके किचन के ऊपर का पोर्शन या फिर बाथरूम या फिर टॉयलेट या फिर बेसिन वाला पोर्शन तो वहां पर जो प्लास्टर आप करोगे तो उसे आपको रफ रखना चाहिए। तार ब्रश की मदद से आपको उसे थोड़ा सा खुरदुरा बनाना चाहिए जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो। इससे आपकी जो टाइल होगी उसे अच्छी ग्रिप मिल पाएगी। अगर आप कंसील वायरिंग करने वाले हैं तो प्लास्टर करने से पहले आपकी जो वायरिंग के पाइप होंगे उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। वहां पर आप फाइबर मेश का इस्तेमाल कर सकते हो। जहां पर ये पाइप होते हैं अक्सर ही वहां पर
हल्के क्रैक दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये जो पाइप है इनके ऊपर आपको पहले फाइबर मेश को अप्लाई करना है, उसके बाद जाकर वहां पर आपको प्लास्टर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर प्लास्टर में चेकिंग भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है। जब आपका प्लास्टरिंग वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आपको प्लम की मदद से ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपकी दीवार जो है वो वर्टिकली लाइन में है या नहीं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उनको आप लेवल ट्यूब की मदद से चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉर्नर्स चेक कर लेने चाहिए, जो एजेस है उनको भी चेक कर लेना चाहिए, और साथ में आपके दीवार के ऊपर प्लास्टर करने के बाद किसी भी प्रकार के अंडुलेशंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें जब आपका प्लास्टर फ्रेश होता है तब आप तुरंत क्लियर कर सकते हो। प्लास्टर के लिए जैसे सीमेंट इंपॉर्टेंट होता है उसी तरह से सैंड भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो रेती होगी उसे आपको अच्छे से छान लेना चाहिए, और जो सिल्ट कंटेंट है वो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब जब आप सभी चीजें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हो तो लास्ट स्टेप आ जाता है, जो कि है क्यूरिंग। जिस दिन आपका प्लास्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके दूसरे दिन से आपको प्लास्टर को पानी मारना शुरू करना चाहिए, और वो भी 10 दिनों तक कम से कम आपको प्लास्टर को 2 टाइम तक पानी देना जरूरी होता है। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आगे चल के आपका जो प्लास्टर है वो मजबूत और अच्छे क्वालिटी का बनेगा, और उसमें आपको दरारें जल्दी दिखाई नहीं देंगी। तो अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।